नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर अमन श्रीवास्तव और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अन अकेडमी के लाइव चैनल MP360 में, जो कि खास तौर से डिजाइन किया गया है आपकी MPPSC की तैयारी करवाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को भाई दूज की बधाई देना चाहता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों, आगे ये मेरा प्रोफाइल है, जहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने जियो में एज अ टेरिटरी सेल्स मैनेजर जॉब किया है। टीचिंग एक्सपीरियंस दोस्तों मुझे 6 ईयर प्लस का है। मैंने MPPSC मेंस फेस किया है। एजुकेशन है दोस्तों मेरी M.Com डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर से, और मेरे सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। और दोस्तों मेरा कोड है अमन 1। जी हाँ दोस्तों, मेरा कोड है अमन 1, जिसे आप यूज कर सकते हैं अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के समय पे, जिससे कि आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अनअकैडमी कि सॉरी अपना टॉपिक अनअकैडमी पर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं अनअकैडमी की, और अनअकैडमी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, अनअकैडमी के बारे में आप सब जानते हैं कि अनअकैडमी एक लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप घर बैठे बैठे ही अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों अनअकैडमी आपको देता है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विज सीरीज और अनलिमिटेड एक्सेस। इसके अलावा भी दोस्तों अनअकैडमी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। बट उसके पहले आइए जानते हैं कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हमें रजिस्टर कैसे करना है, किस तरह से आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप अपने लैपटॉप या पीसी के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने मोबाइल के थ्रू भी अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी उपलब्ध है तो आप अनअकैडमी से कैसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अनअकैडमी से जुड़ने के लिए लैपटॉप या पीसी से आपको www.unacademy.com ओपन करना होता है। उसके बाद आपके सामने कुछ ये पेज आता है, जिसमें लॉग इन और गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन आपके सामने रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अनअकैडमी की सारी डिटेल्स आपको वहां पे दिखती है। लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको दिखते हैं। हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है, और जो कोर्स हमारे स्टार्ट होने वाले हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे सारे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस भी आपको यहाँ पे दिखते हैं, और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर बात की जाए तो MPPSC और व्यापम क्रैक करने के लिए अनअकैडमी सबसे अच्छा माध्यम है। तो दोस्तों, क्योंकि अनअकैडमी पे आपको किसी तरह का कोई टाइम बैरियर नहीं होता, किसी तरह का कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, इस वजह से आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से हो पाती हैं। तो दोस्तों, ये तो ही लैपटॉप या पीसी के माध्यम से अनअकैडमी से जुड़ने की बात। इसके बाद दोस्तों, अगर आप मोबाइल से जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल पर दोस्तों सिर्फ आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होती है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर आपको अपना प्रोफाइल सेट करना होता है, और प्रोफाइल सेट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट कैटेगरी का, जो ऑप्शन आपको यहां सबसे ऊपर मिलता है। ये सॉरी फॉर द इंटरप्शन फ्रेंड्स। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है गेट सब्सक्रिप्शन का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट करना होता है जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सपोज आप MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MPPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे कैटेगरी में MPPSC एंड व्यापम सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स दिखती है, जो भी आपकी कैटेगरी से रिलेटेड जो आपके एजुकेटर्स हैं, जो कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे भी आपको जानकारी दिखती है। और इन सभी जानकारी के बाद दोस्तों नीचे जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो उसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता है। उस ऑप्शन में लिखा रहता है गेट सब्सक्रिप्शन। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, तो गेट सब्सक्रिप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक करना होता है, और जिसके बाद आपको कुछ इस तरह की प्लान शीट ओपन होती है, जहां पे 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स,
12 मंथ्स और 24 मंथ्स के प्लान हमारे पास रहते हैं। आप इनमें से दोस्तों किसी भी प्लान से अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट यहाँ पे दोस्तों मेरा मानना ये होता है कि अगर आप एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम आपको 12 मंथ का प्लान जरूर लेना चाहिए। दोस्तों 12 मंथ का प्लान लेने के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली बेनिफिट तो ये होता है दोस्तों कि ये प्लान काफी सस्ता पड़ जाता है। दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपकी प्रिपरेशन कभी भी 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने में नहीं होती है। आपको प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगता है, तब जाके आप एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर हो पाते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन फ्रेंड्स। तो 12 मंथ का प्लान लेने पर आपको ये बेनिफिट मिलते हैं और आपकी जब पूरे साल की तैयारी करते हैं दोस्तों तब आप ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा इस प्लान को लेने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन के कई सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कि हमने अभी रिसेंटली देना शुरू किए हैं, अनअकैडमी पर अभी रिसेंटली मिलना शुरू हुए हैं। तो सबसे पहले हम उन बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको सबसे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो ये हैं कि दोस्तों आपको आपके कोर्स के साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको 7000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों महीने में 2 बार हम आपको करंट अफेयर मैगजीन भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ ही एमपीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिए हमारे पास इंग्लिश मीडियम बैच भी दोस्तों अब उपलब्ध है। हमारे हिंदी मीडियम बैच तो रेगुलर चल ही रहे हैं, बट सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको अनअकैडमी पर इंग्लिश मीडियम बैच भी मिलने लगते हैं। इसके अलावा जो हम आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों वो भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में। तो आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे आप उस लैंग्वेज से पढ़ सकते हैं, उस भाषा में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेने के और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आप अपने फेवरेट मेंटर से उनकी लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ पाते हैं। आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाती है दोस्तों, और आपका इंटरेक्शन अनअकैडमी की ऐप पर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको मिलते हैं पोल्स, कमेंट्स और क्विज जैसे प्रोग्राम्स, जो सीरीज, जिनसे आपको काफी हद तक अपनी प्रिपरेशन ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। तो दोस्तों इस वजह से आपका इंटरेक्शन अनअकैडमी की ऐप पर बहुत अच्छा बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जिनमें आपके 100% डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं, वो भी हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है कि आप एक ही सब्सक्रिप्शन पे अनअकैडमी पे अनलिमिटेड एक्सेस कर पाते हैं, और आप हमारे वीडियोस को लाइव भी देख सकते हैं, साथ ही उन्हें ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन भी उनको देख सकते हैं, और हमारे पीडीएफ और नोट्स को भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने रिवीजन पर्पज से। तो दोस्तों इतने सारे बेनिफिट जो हैं वो आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन पर मिलते हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। तो आइए इस सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो दोस्तों जब आप 12 मंथ प्लान यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको ये प्लान का जो कॉस्टिंग है वो यहाँ पे आपको दिखती है 8800 रुपीज की। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे रेफरल कोड पूछा जाता है। तो रेफरल कोड में दोस्तों आपको मेरा कोड डालना है, जो कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। दोस्तों मेरा कोड है अमन1। इस कोड को आपको डालना है दोस्तों, और इस कोड को डालते साथ ही आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। 10% का डिस्काउंट मिलने पर दोस्तों ये जो फाइनल प्राइस है आपको इस सब्सक्रिप्शन की वो पड़ती है 7920 रुपीज। ठीक है। तो दोस्तों इस प्राइस में आप अनअकैडमी के सारे जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं। पूरा 1 साल आप फ्री रह सकते हैं, आप सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस कर सकते हैं। और दोस्तों
इसके अलावा जो चीजें आपको अनअकैडमी पे मिल रही हैं वो बेनिफिट दोस्तों आपको अदर कहीं नहीं मिल सकते। अगर आप एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी कंपेयर करते हैं अनअकैडमी को, तो दोस्तों नहीं कर पाते, क्योंकि अनअकैडमी जो बेनिफिट्स आपको देता है वो आपको प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों अगर कुछ बात करें इसके बारे में, कुछ एग्जांपल्स लें, तो दोस्तों जैसे कि हमारी जो कॉस्टिंग है, यानी कि 12 मंथ की जो आपको प्राइस पड़ रहा है वो पड़ रहा है 7,920 रुपीज, वो भी 12 मंथ्स के लिए, यानी पूरे साल के लिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो दोस्तों जब आप प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपको पर मंथ 7 to 8,000 रुपीज पे करना होता है, और इतना पे करने के बाद भी आपको उतने सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जितने आपको अनअकैडमी में मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अनअकैडमी में मैंने आपको बताया कि आप हमारे वीडियोस को लाइव देख सकते हैं, उन्हें डाउनलोड करके बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बट प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सेम क्लास को दूसरी बार अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों वहां पे जो क्लास आपकी एक बार निकल गई या आपकी मिस हो गई, तो उस क्लास को आप फिर से नहीं देख पाते हैं। या अगर आप लाइव क्लास अटेंड करके आए हैं और उसके बाद अगर आपको कोई चीज रिकॉल करनी हो और आपके दिमाग में नहीं आ रही है, आप चाहेंगे कि वो लेक्चर आप फिर से सुन लें, तो दोस्तों नहीं सुन पाते हैं। बट अनअकैडमी पे आप सुन पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप उस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में उसको ऑफलाइन भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपको प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पीडीएफ या नोट्स मिलते हैं, वो भी आपको जो आपके मेंटर प्रोवाइड करवा देते हैं वही मिल पाते हैं, अदरवाइज आपको नहीं मिल पाते। आपको अलग अलग बुक्स से रेफरेंस लेना पड़ता है, अलग अलग बुक से तैयार करके आपको खुद अपने नोट्स बनाने होते हैं। बट अनअकैडमी में दोस्तों हमारे यहाँ इतने सारे मेंटर्स हैं, जो मेंटर्स अपने बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं और आपको पढ़ाते हैं, आपकी प्रिपरेशंस करवाते हैं। इस वजह से अलग अलग मेंटर्स के दोस्तों नोट्स भी अलग अलग होते हैं और इन नोट्स को आप डाउनलोड कर पाते हैं। तो अगर आप अलग अलग मेंटर्स के नोट्स भी चाहें तो दोस्तों आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाते हैं, जिससे आपका समय बचता है, आपकी मेहनत बचती है और आप अपनी प्रिपरेशन ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो दोस्तों इतने सारे बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी देता है। इन बेनिफिट्स का दोनों आप सभी बेनिफिट का लाभ उठाएं, और दोस्तों जल्द से जल्द अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अनअकैडमी आपको देता है इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स और लाइव मॉक टेस्ट एंड क्विज सीरीज। तो दोस्तों जब इतना सब आपको अनअकैडमी मिल रहा है, तो दोस्तों देर किस बात की, जल्द से जल्द अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कृषि की कल्याणकारी योजनाएं या वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर। और दोस्तों इसका आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, और आइए जानते हैं कि इसके पार्ट 1 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट 1 में आज हम किन किन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं टुडेस टॉपिक के अंतर्गत। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना के बारे में। ठीक है, ये सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं। इन स्कीम्स के बारे में दोस्तों एक एक करके आज हम जानेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन यानी कि NMMI के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे राष्ट्रीय किसान नीति के बारे में, यानी कि नेशनल फार्मर्स पॉलिसी 2007 के बारे में। फिर हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके। फिर हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में, यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में। फिर नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के बारे में। तो दोस्तों इतने टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं।
और इस डिस्कशन को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सारी स्कीम्स को डिस्क्राइब भी करना है। तो टॉपिक्स कम रखे हैं, बट वो स्कीम्स जो हैं वो थोड़ी लेंथी हैं, तो उनके बारे में दोस्तों हम एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके डिस्कशन करते हैं, और आइए जानते हैं सारी स्कीम्स के बारे में। बाकी जो स्कीम्स और बाकी हैं, या जो भी और कंटेंट हमारा बाकी है दोस्तों, उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना। इस परियोजना के बारे में दोस्तों आइए आगे जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों राष्ट्र निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों के साथ ये योजना लागू की जा रही थी। ठीक है, तो ये जो नीचे अब हम पढ़ेंगे, ये सारे इसके उद्देश्य हैं, और इन उद्देश्यों के साथ ही ये योजना जो है वो लागू की जा रही है। तो दोस्तों पहला पॉइंट इसमें आता है, मृदा स्वास्थ्य तथा इसकी उर्वरता बढ़ाने हेतु द्वितीय एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं जैविक खाद्यों तथा जैविक उर्वरकों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग के जरिए एकीकृत पोषण प्रबंधन यानी INM की सुविधा प्रदान करना और उसे बढ़ावा देना। ठीक है ना। तो मृदा स्वास्थ्य तथा इसकी उर्वरता के लिए बढ़ाने के लिए, यानी इसकी जो मिट्टी की फर्टिलिटी है और उस मिट्टी की जो हेल्थ है उसको बढ़ाने के लिए, और सेकेंडरी और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, और साथ ही साथ जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी जैविक खाद होती है, और जैविक उर्वरकों सहित रासायनिक उर्वरकों के यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स उनका विवेकपूर्ण प्रयोग के जरिए। ठीक है ना, मतलब उनका जो यूज है वो एक प्रॉपर तरीके से यूज करने के बाद इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी INM की सुविधा प्रदान करना है और उसे बढ़ावा देना है। इसके बाद दोस्तों मृदा परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करना है, यानी कि जो सॉइल की जो एग्जामिनेशन की जो फैसिलिटीज होती हैं उनको और ज्यादा मजबूत करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। किसानों को मृदा उत्पादकता एवं आर्थिक लाभ प्राप्ति हेतु मृदा परीक्षण आधारित अनुशंसाएं भी करना है। दोस्तों हरित खाद के जरिए मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना है, यानी कि जो खाद डलती है वो हरित खाद डलनी है, जो कि पेड़ों के बचे खुचे जो वेस्ट होता है उस सब से बन के जो हरित खाद होती है उसका यूज करना है, और जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसे सुधारना है। दोस्तों उर्वरता तथा फसल उत्पादकता यानी फर्टिलिटी और क्रॉप प्रोडक्शन में को बढ़ाने के लिए अम्लीय अथवा क्षारीय भूमि में सुधार लाना है। ठीक है, यानी कि जो एसिटिक सॉइल है, एसिटिक लैंड है ना, और जो साल्टेड लैंड है ऐसी जमीन जो है इसमें सुधार लाना है। कृषि में प्रयुक्त करने के लिए मृदा सुधारों को बढ़ावा देना है और इसकी सुविधा उत्पन्न कराना है। दोस्तों उर्वरक प्रयोग को दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों उर्वरकों को संतुलित संतुलित प्रयोग के लाभों के संदर्भ में किसानों के खेतों में प्रदर्शन सहित अशिक्षण और प्रदर्शन के जरिए SLT प्रसार कर्मचारियों तथा किसानों की कुशलता एवं ज्ञान तथा उनके सक्षम निर्माण को उन्नत बनाना है। उर्वरक नियंत्रण आदेश को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने हेतु राज्य सरकार के क्रियान्वयन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने सहित फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल सुविधा को बल प्रदान कर उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना है। दोस्तों उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु अनेक क्रियाकलापों तथा SLT उर्वरक जांच प्रयोगशाला की स्थापना
तथा उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। फिर बात करते हैं इसके अंगभूत अवयव की, यानी इसके जो कंपोनेंट्स हैं, तो उनको बात करते हैं दोस्तों। तो योजना के जो अंगीभूत अवयव हैं उनमें शामिल हैं, इसमें पहला पॉइंट है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को मजबूत करना, यानी कि जो सॉइल एग्जामिनेशन लैब है उसको और स्ट्रॉन्ग करना। तो दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्वों के विश्लेषण हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 नए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा 250 चलंत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई थी। सूक्ष्म पोषक तत्वों के विश्लेषण हेतु वर्तमान में कार्यरत 315 राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सबल बनाना है। दोस्तों मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों, प्रसार अधिकारियों, किसानों तथा क्षेत्र प्रदर्शन कार्यशाला इत्यादि के द्वारा क्षमता निर्माण करना है। उर्वरक के संतुलित प्रयोग के लिए आंकड़ा कोष का निर्माण करना, जो स्थल के लिए विशेषीकृत है। प्रत्यक्ष प्रदर्शन के जरिए प्रत्येक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा 10 गांवों को गोद लेना है। ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली का प्रयोग कर जिले का डिजिटल मृदा नक्शा तैयार करना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा मृदा उर्वरता निगरानी तंत्र तैयार करना है। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों उसका एकीकृत पोषण प्रबंधन के प्रयोग को बढ़ावा। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट जो है, यानी INM जो है उसके प्रयोग को हमें बढ़ावा देना है। तो दोस्तों जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन, अम्लीय भूमि में मृदा सुधारों को बढ़ावा, चाहे वो मिट्टी में चूना हो, क्षारीय स्लैग हो, कुछ भी हो, इस तरह की भूमियों का सुधार को बढ़ावा देना है। दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्वों का विवरण तथा उनके प्रयोग को प्रोत्साहन करना है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशालाओं को सबल करना है। तो 263 कार्यरत राज्य उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करना है। 20 नए उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का राज्य सरकारों द्वारा स्थापना करनी है। निधि सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत सलाहकारी उद्देश्य से 50 उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी है। इसके बाद करते हैं दोस्तों वित्त आवंटन, यानी कि इसको फाइनेंस कहां से प्रोवाइड होता है। ठीक है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न अंगीभूत घटकों के लिए कुल 429.85 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था और योजना के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत किया गया था। अब इसका क्रियान्वयन का अधिकार किसके बाद होता है, क्रियान्वयन प्राधिकार क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कृषि के सहकारिता विभाग, यानी कि DAC जो है कृषि मंत्रालय का, मतलब कृषि मंत्रालय का जो कृषि एवं सहकारिता विभाग है उनके पास इसका प्राधिकार होता है कि वो इस योजना को संचालित करें। दूसरी जो स्कीम है दोस्तों, दूसरी जो योजना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो स्कीम जो बनाई है गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम्स के तहत, वो है सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन, यानी कि माइक्रो इरिगेशन, मतलब नेशनल मिशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन, यानी NMMI। ठीक है ना, क्या है, नेशनल
मिशन फॉर माइक्रो इरिगेशन। क्लियर? तो दोस्तों सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन यानी कि NMMI को एक मिशन के रूप में जून 2010 में शुरू किया गया था। दोस्तों NMMI पानी के इस्तेमाल में बेहतर दक्षता, फसल की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, फिर तिलहनों, दालों और मक्का की एकीकृत योजना ISOPOM, फिर कपास की प्रौद्योगिकी मिशन यानी TMC आदि जैसे जो बड़े सरकारी कार्यक्रम थे, उनके अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों के समावेश को बढ़ावा देगा। दोस्तों नए दिशा निर्देश पानी के उपयोग की दक्षता में वृद्धि, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करेंगे तथा पानी के खारेपन व जल भराव जैसी मुद्दे का हल भी प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस योजना की विशेषताओं की। तो दोस्तों भारत सरकार के शेयर के अंतर्गत छोटे तथा सीमांत किसान 60% सब्सिडी प्राप्त करेंगे तथा अन्य लाभार्थियों के लिए 5 हेक्टेयर क्षेत्र तक 50% का प्रावधान है। दोस्तों सूक्ष्म सिंचाई के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के नए उपकरणों का उपयोग, जैसे कि अर्धस्थायी स्प्रिंकलर प्रणाली, फर्टिगेशन प्रणाली, रेती का फिल्टर, विभिन्न प्रकार के वाल्व आदि। दोस्तों जिलों के बजाय राज्य की लघुकरण एजेंसियों को केंद्रीय शेयर का जारीकरण। इस योजना में एक प्रभावी सुपुर्दगी प्रणाली भी है जो सकल खेती के अंतर्गत बड़े क्षेत्र के लाभार्थियों, पंचायतों, राज्य के लागूकरण एजेंसियों और अन्य पंजीकृत प्रणाली प्रदाताओं के बीच सघन समन्वय की मांग को पूरा करेगी। दोस्तों नोडल समिति के रूप में बागवानी में प्लास्टिकल्चर के अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय समिति यानी NCPAH देश में NMMI के प्रभावी लागूकरण पर उचित नीतिगत उपाय प्रदान करती है। दोस्तों NCPAH 22 प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर्स के प्रदर्शन और देश में आमतौर पर सूक्ष्म कृषि विधियों के संपन्न विकास व उच्च तकनीक के हस्तक्षेपों की प्रभावी निगरानी करता है। इसके बाद आती है दोस्तों थर्ड स्कीम, वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी नेशनल कृषि डेवलपमेंट योजना, या इसको इंग्लिश में NKVY भी बोलते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य कृषि एवं समवर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। बात करते हैं दोस्तों इस योजना के प्रमुख लक्षणों की, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो दोस्तों कृषि और संवर्गी क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना, राज्यों को कृषि और संवर्गी क्षेत्र की योजनाओं के नियोजन व निष्पादन की प्रक्रिया में लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना, कृषि जलवायुवीय स्थितियां, प्रौद्योगिकी तथा प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के आधार पर जिलों और राज्यों के लिए
कृषि योजनाएं तैयार किया जाना सुनिश्चित करना। और दोस्तों यह सुनिश्चित करना कि राज्यों की कृषि योजना में स्थानीय जरूरतों, फसलों, प्राथमिकताओं को बेहतर रूप से प्रतिबिंबित किया जाए। दोस्तों केंद्रक हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अंतर को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करना। कृषि की संवर्गी क्षेत्रों में किसानों की आय को अधिकतम करना और कृषि और संवर्गी क्षेत्रों के विभिन्न घटकों का समग्र ढंग से समाधान करके उनके उत्पादन और उत्पादकता में मात्रात्मक परिवर्तन करना, यानी क्वालिटेटिव चेंजेस करना। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रमुख क्षेत्र हैं। तो दोस्तों गेहूं, धान, मोटे अनाज, छोटे कदन्न, दालों, तिलहनों जैसी प्रमुख खाद्य फसलों का समेकित विकास। फिर कृषि यंत्रीकरण। दोस्तों मृदा स्वास्थ्य के संवर्धन से संबंधित क्रियाकलाप। फिर पंधारा क्षेत्र के अंदर तथा बाहर वर्षा सिंचित फार्मिंग प्रणाली का विकास और साथ ही पंधारा क्षेत्रों, बंजर भूमियों, नदी घाटियों का समेकित विकास। उसके बाद राष्ट्रीय बीज फार्मों को सहायता, राज्य बीज फार्मों को सहायता। इसके बाद समेकित कीट प्रबंधन योजनाएं, गैर फार्म क्रियाकलापों को बढ़ावा देना। फिर दोस्तों मंडी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण तथा मंडी विकास करना। विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना को मजबूत बनाना। बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने संबंधी क्रियाकलापों तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को लोकप्रिय बनाना। पशुपालन एवं मत्स्य की विकाय क्रियाकलाप। भूमि सुधारों के लाभानुभोगियों के लिए विशेष योजनाएं। परियोजनाओं की पूर्णता की अवधारणा शुरू करना। कृषि बागवानी को बढ़ावा देने वाले राज्य सरकार के संस्थाओं को अनुदान सहायता। इसके बाद दोस्तों किसानों के अध्ययन दौरे, कार्बनिक तथा जैव उर्वरक एवं अभिनव योजनाएं। इसके बाद इस योजना के लिए बजट स्वीकृति किसकी होती है उसके बारे में बात करते हैं। कहां से बजट स्वीकृत होता है? तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास योजना में रेशम उत्पादन और प्रबंधन गतिविधियों का समावेश के बारे में। तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY के अंतर्गत वित्त पोषण की पात्रता के लिए सरकार ने रेशम उत्पादन और संबंध गतिविधियों का RKVY के तहत समावेशन का फैसला किया है। इसमें रेशम कीट के उत्पादन के चरण तक रेशम उत्पादन शामिल रहेगा और साथ ही कृषि उद्यम में रेशम कीट के उत्पादन व रेशम धागे के
उत्पादन से लेकर विपणन तक विस्तार प्रणाली भी रहेगी। तो दोस्तों अब RKVY का लाभ रेशम उत्पादन विस्तार प्रणाली में सुधार, मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर करने, वर्षा से पोषित रेशम उद्योग को विकसित करने तथा एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए लिया जा रहा है। दोस्तों लाभ रेशम के कीड़े के बीज बेहतर करने तथा केंद्र के मशीनीकरण के लिए होंगे। यह निर्णय बाजार के बुनियादी ढांचे के विकास तथा शहरी उद्यम को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेगा। गैर कृषि गतिविधियों के लिए परियोजना हाथ में ली जा सकती है और भूमि सुधार के लाभार्थियों जैसे कि सीमांत व छोटे किसान आदि को विशेष योजनाएं स्वीकृत कर रेशम कीट पालन किसान को अधिकतम लाभ दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रीय किसान नीति 2007 की। ठीक है ना, तो नेशनल फार्मर्स पॉलिसी 2007 के अंतर्गत क्या क्या हुआ था इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये जो नीति है वो कृषि क्षेत्र को फिर से सशक्त करने के लिए यानी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और किसानों को आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से बनाई गई थी। यानी किसानों की जो आर्थिक दशा है, इकोनॉमिक कंडीशन, उसको सुधारने के उद्देश्य से इस योजना को बनाया गया था। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं दोस्तों, इसकी बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं इस योजना के, इस नीति के। तो दोस्तों सरकार ने 2004 में किसानों पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था। वो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों आयोग के गठन के पीछे देश के विविध कृषि उत्पाद क्षेत्रों में अलग कृषि व्यवस्था में उत्पादन, लाभ और दीर्घकालिकता को बढ़ावा देने की सोच थी। साथ ही दोस्तों ऐसे उपाय भी सुझाना था ताकि शिक्षित और युवा वर्ग को खेती की तरफ अग्रसित कर उसे अपनाए रखने के लिए मनाया जा सके। इसके अलावा एक वृहद माध्यम अवधि का रणनीति अपनाई जाए ताकि खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों आयोग ने अपनी अंतिम प्रतिवेदन अक्टूबर 2006 में सरकार को सौंपी थी। आयोग द्वारा पुनरीक्षित किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति के प्रस्तावों और कई केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों की टिप्पणी सुझाव के आधार पर भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 की संकल्पना और मंजूरी दी थी। दोस्तों दूसरी बातों के अलावा यह नीति किसानों की जो आर्थिक दशा है उसमें उत्पादन, लाभ, पानी, जमीन और दूसरी सहायक सुविधाओं जो थी उनमें इजाफा कर अहम बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है। साथ ही दोस्तों यह उचित मूल्य नीति व आपदा प्रबंधन जैसे उपाय भी करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दोस्तों नीति की मुख्य बातों की तरफ बढ़ते हैं। इस पॉलिसी की मेन पॉइंट्स क्या थे उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 की बातें और प्रावधान इस प्रकार हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों पहला आता है मानवीय पक्ष। तो दोस्तों मुख्य जोर किसानों की आर्थिक दिशा सुधारने पर रहेगा, न कि केवल उत्पादन और उत्पादकता केंद्र में रहेगी, और यह किसानों के लिए नीति निर्धारण की मुख्य कसौटी होगी। फिर इसके अंतर्गत जो किसानों की परिभाषा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो दोस्तों यह क्षेत्र में संलग्न हर आदमी को शामिल करती है।
यानी कृषि क्षेत्र में संलग्न जितने भी लोग हैं सभी को इसमें शामिल करती है ताकि उनको भी नीति का फायदा मिल सके। दोस्तों संपत्ति सुधार, ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी इसके अंतर्गत आता है। संपत्ति सुधार, तो दोस्तों यह सुनिश्चित करने के लिए कि गांवों का हर एक पुरुष या महिला, खासकर गरीब, या तो उत्पादक संपत्ति का मालिक होना चाहिए या उस तक पहुंच रखनी चाहिए, पहुंच रखता हो। उसके बाद दोस्तों जल की हर एक इकाई पर कमाई, तो दोस्तों पानी की हर एक इकाई के साथ उपज को अधिकतम करने का विचार हर एक फसल के उत्पादन में अपनाया जाएगा। साथ ही दोस्तों पानी के अधिकतम इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया जाएगा। दोस्तों सूखा कोड, बाढ़ का कोड और अच्छे मौसम का कोड, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यह सूखा और बाढ़ग्रस्त इलाकों में लागू किया जाएगा, साथ ही ऊसर इलाके में भी इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों इसका उद्देश्य मानसून का अधिकतम लाभ उठाना और संभावित खतरों से निपटना है। अगला पॉइंट आता है तकनीक का इस्तेमाल, यानी टेक्नोलॉजी का यूज। तो दोस्तों नई तकनीक के इस्तेमाल से भूमि और जल की प्रति इकाई उत्पादन को बढ़ाना है। नए जैव प्रौद्योगिकी, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी ICT, पुनरुत्पादन के लायक ऊर्जा तकनीक, आकाशीय तकनीक और नैनो तकनीक के इस्तेमाल से एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि हमेशा हरित क्रांति की स्थापना की जाएगी। दोस्तों इससे बिना परिस्थिति को नुकसान पहुंचाए उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रीय कृषि जैव सुरक्षा व्यवस्था की तरफ। तो दोस्तों यह एक समन्वित कृषि जैव सुरक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए स्थापित होगा। फिर भूमि की देखभाल हेतु सेवाएं और निवेश की तरफ बात करते हैं। तो दोस्तों अच्छी गुणवत्ता के बीज, रोग मुक्त रोपण सामग्री जिसमें हरित गृह में उगाए बीज, इन विट्रो प्रोपेग्यूल और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाकर छोटे खेतों की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। दोस्तों हर एक किसान परिवार को मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी देने वाला पासबुक भी दिया जाएगा। फिर दोस्तों महिलाओं के लिए सहायक व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों जब महिलाएं दिन भर जंगलों या खेतों में काम करती हैं तो उनको सहायक सुविधाएं जैसे कि क्रैचेज, पर्याप्त पोषण और बच्चों की देखभाल की जरूरत होती है। फिर बात करते हैं दोस्तों ऋण एवं बीमा। तो दोस्तों ऋण की सलाह देने वाले केंद्र वहां स्थापित किए जाएंगे जहां भारी कर्ज में डूबे किसानों को ऋण राहत पैकेज दिया जाएगा ताकि वे कर्ज के जाल से निकल सकें। दोस्तों ऋण और बीमा के बारे में जानकारी के लिए ज्ञान चौपाल स्थापित किए जाएंगे। खेतों में स्कूल की स्थापना की जाएगी ताकि किसान से किसान सीख सकें और प्रसार की सुविधा भी मजबूत की जा सके। इसके बाद दोस्तों किसानों के लिए समन्वित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना। तो दोस्तों इससे किसानों को बीमारी और बुढ़ापे वगैरह में बीमा के जरिए
आजीविका सुनिश्चित कराई जा सकेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पूरे देश में प्रभावी तरीके से ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि किसानों को कृषि उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। इसके बाद आता है दोस्तों एकीकृत राष्ट्रीय बाजार, ठीक है ना, यानी इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट। तो दोस्तों आंतरिक नियंत्रण और रोकों को हटाकर पूरे देश में एकीकृत बाजार की व्यवस्था करवाई जाएगी। खाद्य सुरक्षा को व्यापक बनाना, तो जो खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी उसको भी व्यापक बनाना है। तो दोस्तों इसमें पोषक फसलों जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी और कोदो को भी शामिल किया जाएगा जो शुष्क भूमि में उगाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भविष्य के किसान पर। भविष्य का किसान, तो दोस्तों किसान सहकारी खेती अपना सकते हैं, सेवा सहकारिता बना सकते हैं, स्वयं सहायता समूह के जरिए सामूहिक खेती कर सकते हैं। दोस्तों छोटी बचत वाली संपत्ति बना सकते हैं, निवेदा खेती को अपना सकते हैं और किसानों की कंपनी बना सकते हैं। इसके उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, छोटे किसानों की क्षमता में बढ़ोतरी होने और कई तरह की आजीविकाओं के निर्माण की भी संभावना है। दोस्तों यह कृषि उत्पाद संशोधन और एकीकृत कृषि व्यवस्था के जरिए होगा। खाद्य सुरक्षा पर एक कैबिनेट समिति बनाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है वो है नीति के क्रियान्वयन की व्यवस्था, ठीक है ना, यानी कि पॉलिसी को किस तरह से एक्टिवेट किया जाएगा, किस तरह से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, इस चीज की व्यवस्था के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों नीति के क्रियान्वयन के लिए कृषि और सहकारिता विभाग एक अंतर मंत्रालयीन समिति का गठन किया जाएगा जो इस ध्येय के लिए आवश्यक योजना बनाएगी। दोस्तों कृषि समन्वय समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की एकीकृत क्रियान्वयन का समन्वय और समीक्षा करेगी। फिर किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 को राज्यसभा में 23 नवंबर 2007 और लोकसभा में 26 नवंबर 2007 को केंद्रीय मंत्री श्री शरद पवार ने रखा था। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों इसके लक्ष्य, ठीक है, यानी इसके गोल्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो दोस्तों भारत सरकार ने खाद्य उत्पादन में आई अस्थिरता एवं बढ़ती जनसंख्या की खाद्य उपयोग को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2007 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का शुभारंभ किया था। दोस्तों इस योजना का मुख्य लक्ष्य था सुस्थिर आधार पर गेहूं, चावल और दलहन की उत्पादकता में वृद्धि लाना ताकि देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों इसका दृष्टिकोण समुन्नत प्रौद्योगिकी के प्रसार एवं कृषि प्रबंधन पहल के माध्यम से इन फसलों के उत्पादन में व्याप्त अंतर को दूर करना है। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के मुख्य घटक कौन कौन से, यानी कि मेन फैक्टर्स क्या क्या हैं इस मिशन के। तो दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 3 घटक होंगे।
पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं, और तीसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2007-8 से 2011-12 के लिए वित्तीय निहितार्थ 4,882.48 करोड़ रुपए की होगी। दोस्तों, इसके लिए लाभुक किसान उन जमीन पर शुरू की गई गतिविधियों पर आने वाली कुल लागत का 50% भाग का वहन करेंगे, अर्थात उन्हें आधा हिस्सा देना होगा। लाभुक किसान इसके लिए बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि बैंकों को जारी की जाएगी। दोस्तों, इस योजना के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2011-12 तक चावल के उत्पादन में 10 मिलियन टन, गेहूं के उत्पादन में 8 मिलियन टन व दलहन के उत्पादन में 2 मिलियन टन की वृद्धि हो गई। साथ ही यह अतिरिक्त योजनाओं के अवसर भी उत्पन्न करेगा। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल किए गए राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस खाद्य सुरक्षा मिशन चावल के अंतर्गत 14 राज्यों के 142 जिले जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल इसमें शामिल होंगे। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 9 राज्यों के 142 जिलों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को शामिल किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन की बात करते हैं दोस्तों। तो इस योजना के अंतर्गत 16 जिलों में 468 जिले आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल शामिल किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों इन जिलों के 20 मिलियन हेक्टेयर धान के क्षेत्र, 13 मिलियन हेक्टेयर गेहूं के क्षेत्र और 4.5 मिलियन हेक्टेयर दलहन के क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जो धान व गेहूं के कुल बुआई क्षेत्र का 50% है। दोस्तों, दलहन के लिए अतिरिक्त 20% क्षेत्र का सृजन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आती है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 2005-6 में 10वीं योजना के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्धि करने के साथ इस बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना भी है। दोस्तों, 11वीं योजना के दौरान भारत सरकार की सहायता का अंश 85% तथा राज्य सरकारों का अंशदान जो है वो 15% होगा। उत्तर पूर्व के 8 राज्यों को छोड़कर सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को इस मिशन के अंतर्गत लाया गया है।
दोस्तों उपरोक्त छूटे हुए सभी राज्यों को उत्तर पूर्व राजस्थान में उद्यान विज्ञान के एकीकरण विकास हेतु तकनीकी मिशन नामक अभियान के तहत लाया गया है। इसके बाद दोस्तों आती है राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन। तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के अंतर्गत औषधीय पौधों की खेती, आधारभूत संरचना के विकास, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, बाजार व्यवस्था आदि से संबंधित योजना शुरू की है। ओके, फिर दोस्तों इसके अंतर्गत फसल के विविधीकरण यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन द्वारा राज्य के किसानों, ग्रामीण युवकों एवं महिलाओं को आय के अधिक आय का स्रोत उपलब्ध कराना है। दोस्तों इस हेतु गुणवत्तारोपण सामग्री के व्यवहार कर देशी चिकित्सा पद्धति में काम आने वाले निर्यात योग्य अत्यधिक मांग वाले औषधीय पादपों का समूह में खेती करने, आधारभूत संरचना विकास करने, प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन एवं उत्पादों की बाजार व्यवस्था के लिए सहायता प्रदान की गई है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि योजना का लाभ उठाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों औषधीय उत्पादक, किसान संघ, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, कॉरपोरेट कंपनी, निजी या लोक उपक्रम एवं औषधीय क्षेत्र के अन्य पणधारी इसका लाभ उठाने के पात्र हैं। जिला स्तर पर कार्य करने वाले पणधारी या समूह कृषि बागवानी मिशन कमेटी के माध्यम से तथा अंतर जिलों या राज्य स्तर पर कार्य करने के इच्छुक पणधारी मिशन मुख्यालय में परियोजना का प्रस्ताव समर्पित कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारे पास टॉपिक इतना ही था। इसके बाकी के कंटेंट के लिए और कुछ नए टॉपिक के साथ हम कल फिर से अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है, और वो काम के बारे में तो आप जानते ही हैं। वो काम है दोस्तों कि आपको जो हमारा अनअकैडमी का लाइव चैनल है जिसका नाम है MP360 और जिस पर मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, दोस्तों इस चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स भी करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको इस चैनल को बेल आइकन को भी क्लिक करना है। दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करने से आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे, जिनसे कि आप हमारी यूट्यूब पर भी लाइव क्लास ज्वाइन कर पाएंगे और अपने नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी दोस्तों MP360 है। इस चैनल पर भी हम अपने वीडियोस, अपने PDF नोट्स वगैरह अपलोड करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनका आप काफी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन जरूर लेना है। ठीक है, और अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने पर दोस्तों वहां पे आपसे रेफरल कोड पूछा जाता है। आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे वहां पे आपको रेफरल कोड पूछा जाएगा। उस रेफरल कोड में दोस्तों आपको मेरा कोड यानी कि अमन1 यूज करना है इस कोड को दोस्तों, और इस कोड को यूज करने पर आपको एडिशनल
10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएं, जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही स्मूथ और बहुत ही इफेक्टिव बनाएं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।